ऑलराइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये खेल किसका है। ठीक है, अब हाइट कम हो रही है यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। यानी कि हमने को ये पता है कि कुछ एनर्जी का खेल है और जहां पे भी एनर्जी का खेल है तो हमें क्या सोचना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क डन नहीं कर रहे हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या तो एब्सेंट है या उनके कारण वर्क डन जीरो है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। करेक्ट। तो अभी मैं सिस्टम क्या कंसिडर कर रहा हूं, मैं सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं रॉड प्लस अर्थ। अब मैं अर्थ को सिस्टम में क्यों ले रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल फोर्स बन जाए और उसका वर्क डन फिर हम नहीं देखेंगे, फिर हम उस पर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। करेक्ट। ओके, तो क्या क्या फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स हो गया, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हिंज फोर्स है। अब हिंज फोर्स का ना तो मुझे मैग्नीट्यूड पता है ना डायरेक्शन पता है, लेकिन पता क्यों रखूं मैं, हिंज फोर्स इस हिंज पे एक्ट कर रहा है और क्या ये हिंज मूव कर रहा है, ये तो एक फिक्स एक्सिस है, यानी कि वर्क डन बाय द हिंज फोर्स या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि बड़े आराम से इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर सकते हैं और वही हम करेंगे। ओके, लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी का जब टर्म लिखना होगा तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मोशन किस तरह का है। ठीक है, रोटेशन के केस में जब भी आप काइनेटिक एनर्जी का टर्म लिख रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल हो जाइए। ठीक है, आपको देखना होगा कि ये मोशन किस तरीके का है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो ये प्योर रोटेशन है। करेक्ट, प्योर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तो जब मेरे पास है प्योर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस तो जिंदगी में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं बोलूंगा कि यार आपका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा हाफ आई एक्सिस ओमेगा स्क्वायर। सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आई कौन सा, आई अबाउट द एक्सिस। यहां पे आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास नहीं लेना है अपने को, आ रही बात समझ में। तो जब भी प्योर रोटेशन हो रहा है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, आप काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ आई आई अबाउट द एक्सिस इनटू ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। ऑलराइट, तो अब क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं। तो बड़े सिंपल है, ये एक लीनियर ऑब्जेक्ट है तो मान सकते हैं इसका सारा मास इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये जो हाइट डिक्रीज हुई है वो कितने से हुई है, एल से ये हाइट डिक्रीज हुई है। यानी कि डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgl। करेक्ट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं। ठीक है, यानी कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, जब ये रॉड इस पोजीशन पे आ जाता है तो मान लेते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू आई एक्सिस। एक्सिस क्या है, एक्सिस ये है, यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट, तो यहां से एम गया, एक एल और एक एल गया, यानी ओमेगा आ गया 6g डिवाइडेड बाई एल का अंडर रूट, यानी हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। करेक्ट, बहुत सिंपल है। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे वेलोसिटी निकालना है इस फ्री एंड का, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यार, बहुत सिंपल है, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्योर रोटेशन। ध्यान दो, प्योर रोटेशन है, प्योर रोटेशन के केस में क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, है कि नहीं। यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 6gl। यानी कि दोनों आंसर्स मेरे आ गए, एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई और फ्री एंड की लीनियर वेलोसिटी भी आ गई, मेरा काम हो गया खत्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, इसको ध्यान में रखना है। यहां पे आई आई जो है वो ट्रिकी है, आई हमें किसके अबाउट लेना पड़ेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर चाहिए तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलराइट, डन, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Figure shows a rough track, a position of which is in the form of a portion of which is in the form of a सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये जो ट्रैक है ये बेसिकली इसका जो क्रॉस सेक्शन है एक सर्कल है रेडियस आर का। With what minimum linear speed should a sphere of radius small r and mass small m be set rolling on the horizontal part so that it goes completely round the circle on the cylindrical part? ठीक है,
यानी कि इसको किस वेलोसिटी से स्फीयर को हम रिलीज करें ताकि ये रोल करता हुआ वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। ठीक है, वर्टिकल सर्कल के प्रॉब्लम्स हमने बहुत सारे किए हैं, तो कॉन्सेप्ट यही है। अब आपने देखा कि वर्टिकल सर्कल के प्रॉब्लम्स में भी अब रोटेशन आ गया, तो रोटेशन आपका पीछा कभी छोड़ेगा नहीं, रोटेशन हर टॉपिक में आ सकता है। ठीक है, तो उसे घबराना नहीं है, बेसिक्स को अच्छा कर लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है। वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पे कांटेक्ट लूज नहीं होना चाहिए, ये तो अपने को अच्छे से पता है। अब ये जो पार्टिकल है ये किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, ये कितना होगा, ये पूरा कैपिटल आर है कि नहीं है, और ये जो इतना थोड़ा सा है ये स्मॉल आर है। यानी कि ये जो स्फीयर है ये किस रेडियस में घूम रहा है, ये आर माइनस आर के रेडियस में घूम रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ इसकी मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे होनी चाहिए ताकि कांटेक्ट लूज नहीं हो, और ये रिजल्ट तो हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, ये रिजल्ट मैं फिर से डिराइव नहीं करूंगा, ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट जी एंड मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द कर्व। तो रेडियस यहाँ क्या है, रेडियस है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, रेडियस क्या है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो स्फीयर है, इसका भी अपना कुछ रेडियस है। तो किस रेडियस के सर्कल में ये घूम रहा है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यानी कि इतनी मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे तो होनी ही चाहिए। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी मिनिमम वेलोसिटी है तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इस वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, ये वेलोसिटी तो मुझे पता चल गई, इस वेलोसिटी को मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर सकते हैं या नहीं। करेक्ट, और वर्टिकल सर्कल प्रॉब्लम्स में तो यही होता है, एक होता है एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा होता है सर्कुलर मोशन का इक्वेशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के इक्वेशन का काम हो चुका है, एनर्जी कंजर्वेशन हम कर सकते हैं या नहीं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी कि नहीं। ठीक है, सोचो इस बारे में। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि दिस इज अ रफ ट्रैक। रफ ट्रैक है मतलब फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा और ये ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है, तो फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है या नहीं, ये आप मेरे को सोच के बताओ, फ्रिक्शन इस केस में वर्क डन कर रहा है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग की। तो जब प्योर रोलिंग होती है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो स्टेशनरी होता है, अगर सरफेस भी स्टेशनरी है तो। ठीक है, ये जो ट्रैक है वो स्टेशनरी है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी क्या होगा, स्टेशनरी होगा। और फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करता है, फ्रिक्शन एक्ट करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो फ्रिक्शन एक्ट कर तो रहा है लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसका मोशन हो रहा है कि नहीं, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, और आंसर है नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करेगा तो फ्रिक्शन उस पर लगेगा ही नहीं, अगला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर फ्रिक्शन लगने लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्ट कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टेशनरी है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं हो रहा है, यानी कि फ्रिक्शन इज नॉट डूइंग एनी वर्क। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, जीरो। उसके बाद टेंशन खत्म, नॉर्मल कोई काम करेगा नहीं, नॉर्मल हमेशा पाथ के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बड़े आराम से हम कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी का जब कंजर्वेशन हम कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म लिखना पड़ेगा। तो एक चीज मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, जब कोई बॉडी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं हाफ आई सी एम
ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या है? ये है काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। आप सेंटर पे बैठ जाओगे तो आपको जो उसका मोशन दिखेगा उस रिस्पेक्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी है, प्लस हाफ एम इंटू वीसीएम स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के केस में या किसी भी केस में आपको निकालना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वीसीएम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ये एक स्पेशल केस है। जनरली क्या लिखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इस केस में रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रहा है, वो एक स्पेशल केस है। उसमें क्या हो रहा है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर, या फिर काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास होती है हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है? रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। किसी भी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के लिए ये चीज हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक स्पेशल केस ले लें हम प्योर रोलिंग का, प्योर रोलिंग का अगर स्पेशल केस ले लें तो क्या होगा? हम सेम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है v और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, यानी कि ओमेगा और v में क्या रिलेशनशिप रहेगा? v इज इक्वल टू ओमेगा r। करेक्ट, तो ये क्या हो रहा है? प्योर रोलिंग। तो अगर प्योर रोलिंग के हिसाब से देखें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हाफ इंटू आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए कि ये रिंग है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मतलब मान लें कि पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो यहां से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर गया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एम आर स्क्वायर। करेक्ट, एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, मुझे मिल गया एम वी स्क्वायर। करेक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल गई? एम वी स्क्वायर। अब ये एक और तरीका है इसको देखने का। ठीक है, एक और तरीका है इसको देखने का। क्या तरीका है इसको देखने का? कि हमने बोला है कि जब भी प्योर रोलिंग होती है तो अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये प्योर रोटेशन होता है कि नहीं? अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये क्या होता है? प्योर रोटेशन होता है। तो अगर इसको प्योर रोटेशन की तरह देखें, इसी मोशन को अगर हम प्योर रोटेशन की तरह देखें तो काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगी मुझे? हाफ आई एक्सिस ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं? अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस। कौन सा एक्सिस? ये एक्सिस, अबाउट द लोअर मोस्ट पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ, और ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे, ये डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस है आर, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? टू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर गया, टू और टू गया, ये मुझे दे देगा एम आर स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो कंपेयर करो, दोनों में रिजल्ट सेम आया है, आना ही चाहिए। ठीक है, तो जब प्योर रोलिंग का केस है तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट है तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, वो जल्दी आएगा, वो कैलकुलेशन आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कुछ सेकंड, आपको एक बार इसको रिवाइज करना है, फिर से देखना है तो देख लो, अगर नोट करना है तो कर लो। अब इसके बाद हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये था रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी, और प्योर रोलिंग जो उसका स्पेशल केस है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी किन दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ऑल राइट, चलो फिर निकालते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? स्टार्टिंग पोजीशन तो ये है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस। तो सेंटर कहां तक चला गया? सेंटर यहां तक चला गया। ठीक है, तो अब मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है
कि दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, ये किस रेडियस में घूम रहा है, ये r माइनस आर के रेडियस में घूम रहा है, ठीक है। यानी कि ये टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर माइनस आर, है कि नहीं। यानी कि हाइट कितने से इंक्रीज हो गई, 2r माइनस आर से। यानी कि अब हम लिख सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे रेफरेंस ही ले लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी का, यानी 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ, मैं क्या यूज कर रहा हूं, मुझे ये आसान लगता है, मैं क्योंकि प्योर रोलिंग है, मैं प्योर रोटेशन की तरह इसको देख रहा हूं, अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्योर रोटेशन की तरह देख रहा हूं, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मुझे लिखना है, किसके अबाउट लिखना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे लिखना है अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि ये हो जाएगा 2/5 mr², 2/5 mr² प्लस क्या करना पड़ेगा, mr², ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr², और ओमेगा को मैं लिख सकता हूं v²/r², क्योंकि ये प्योर रोलिंग है तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर तो होगा, क्लियर। और ये v नॉट है तो इसको v नॉट लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर तो होगा, क्लियर। तो ये टर्म समझ में आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2mg r माइनस आर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं mg इंटू 2r माइनस आर। तो हाइट कितनी हो गई है, हाइट हो गई है 2r माइनस आर, यानी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg 2r माइनस आर, करेक्ट। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये कितनी होनी चाहिए, कम से कम ये फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ g r माइनस आर, ठीक है। तो अब क्या लिख रहे हैं हम लोग, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2/2 इंटू 2/5 mr² प्लस mr², ये इसकी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा हमें ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं v²/r², है कि नहीं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अच्छे से देख लीजिए, ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, क्लियर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमने कैसे लिखा, ये समझ के कि ये प्योर रोलिंग है, ये सारी चीजें क्लियर है, परफेक्ट। ओके, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, ये कितना है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। यहां पे ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7/5 mr², है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 7/5 mr² multiplied by v naught square upon r square. This is equal to 2mg capital R minus small r, प्लस यहां से क्या आ जाएगा, हाफ 7/5 m r² इंटू v²/r², और v² का वैल्यू कितना हो जाएगा, g r माइनस आर, ठीक है। क्यों, क्योंकि मिनिमम v कितना चाहिए हमें, अंडर रूट ऑफ g r माइनस आर, है कि नहीं। तो वो हमने v वहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो बहुत सारी चीजें कैंसिल होंगी, यहां से r² और r² गया, यहां से r² और r² गया, m हर जगह से चला गया, ओके। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 7/10 v0² इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, ये 7/10, तो ये बन जाएगा 27 g r माइनस आर डिवाइडेड बाई 10। तो ये 10 और ये 10 गया, यहां से v0 का वैल्यू आ जाएगा 27/7 g r माइनस आर का अंडर रूट, और ये होगा मेरा आंसर, क्लियर। कोई प्रॉब्लम, तो की लर्निंग्स क्या है, सबसे पहले रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो है पहला लर्निंग। दूसरा लर्निंग क्या है कि ये वर्टिकल सर्कल है, तो वर्टिकल सर्कल के लिए जो रिजल्ट्स हम यूज करते आ रहे थे, वो रिजल्ट तो हम यूज करते ही आएंगे, मतलब वो करते रहेंगे, ठीक है, अनलेस कुछ फंडामेंटली चेंज नहीं होता है,
वो रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आई होप कि क्लियर है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और भी प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, और भी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि आपको हर तरह के सिचुएशन से आप वाकिफ हो जाएं। बट बेसिक्स के लिए, बेसिक्स रिवाइज करने के लिए ये काफी है, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, डन, परफेक्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A person of mass m stands at the edge of a circular platform of radius r and moment of inertia I. The platform is at rest initially, but the platform rotates when the person jumps off from the platform tangentially with a velocity u with respect to the platform. Determine the angular velocity of the platform. तो प्लेटफॉर्म पहले स्टेशनरी था, बट एक आदमी उस पे खड़ा था और वो टेंजेंशियली जंप करता है विद द वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। ठीक है, हमें बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगी। करेक्ट? तो अगर आप याद कीजिए तो आप एनालॉजी ले सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आपने बहुत सारे सॉल्व किए होंगे कि ये बंदा है यहाँ पे खड़ा है, ये यू से जंप करता है विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट, तो कार्ट की वेलोसिटी आप बताएं। ठीक है, एकदम वैसा ही प्रॉब्लम है, सिर्फ ट्रांसलेशन की जगह क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को किससे रिप्लेस करना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। करेक्ट? तो एक बार इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, तो बिफोर जंप ये सिनारियो है कि नहीं? बिफोर जंप ये सिनारियो है, ये जो बंदा है यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जंप करता है, ये जंप करता है विद द वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा। किसकी? प्लेटफॉर्म की एंगुलर वेलोसिटी है, हो जाती है ओमेगा। यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा आर। किसकी बात कर रहा हूं, प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। प्लेटफॉर्म की अगर एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं कि ओमेगा हो गई, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी ओमेगा आर। ठीक है, तो अब ये जो u है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ये u है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। इस बात को समझिए। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जब भी बोलते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल स्टेट ऑफ प्लेटफॉर्म। इनिशियली तो प्लेटफॉर्म रेस्ट पे था, तो बाय द टाइम ये आदमी जंप करेगा, अपनी वेलोसिटी अटेन करेगा, उस टाइम तक जैसे ही वो उसका कांटेक्ट लूज होगा, प्लेटफॉर्म को अपनी फाइनल वेलोसिटी मिल चुकी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये यू किसके रिस्पेक्ट में है, ये यू है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल स्टेट ऑफ द प्लेटफॉर्म। करेक्ट? इसमें कोई प्रॉब्लम? ये क्लियर है? ओके, दूसरी चीज, हम डील कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम से, हम डील कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी से। इसका मतलब क्या है कि हमें डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव ले, आप बताओ। चलो मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज मेरे लिए पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज मेरे लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये तो आपको बात समझ में आ रही है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व करते हैं, एंगुलर मोमेंटम हम तब कंजर्व कर सकते हैं जब सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा हो। ठीक है, अब ये जो एक्सल है या ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सल है ये फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब है कि कोई फ्रिक्शन कहीं एक्ट करेगा नहीं और कोई एक्सटर्नल टॉर्क होगा नहीं, mg और n का टॉर्क नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि mg और n तो वर्टिकली लगेंगे। तो ये बात क्लियर है अपने को कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना होता है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये बात में हमेशा हमें क्लियर रखना है, एंगुलर मोमेंटम हमें लिखना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, अगर मेरे पास प्योर रोटेशन हो रहा है,
अगर प्योर रोटेशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, किसका हो रहा है प्योर रोटेशन? इस प्लेटफॉर्म का अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं? एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं आई एक्सिस इंटू ओमेगा, है कि नहीं? याद करो, प्योर रोटेशन के केस में एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं आई एक्सिस, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट, जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास, जिस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट हम लिखते हैं आई एक्सिस इंटू ओमेगा, ठीक है? और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं? अगर कोई पॉइंट मास है उसका एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट हम कैसे लिखते हैं? एम वी आर परपेंडिकुलर। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, डायरेक्शन तो अपने को समझ में आ ही जाता है, ठीक है? उस केस में क्या हो रहा है, यहां पे लिख देता हूं, फॉर पॉइंट मास और फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट एंगुलर मोमेंटम हो जाता है एम वी आर परपेंडिकुलर, करेक्ट? ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो, सब कुछ रेस्ट पे था। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मैं एंगुलर मोमेंटम किसका लिख रहा हूं? मैं एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं प्लेटफॉर्म का। तो प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई इंटू ओमेगा। ध्यान दीजिएगा कि ये ओमेगा मैंने एंगुलर वेलोसिटी माना है और डायरेक्शन क्या माना है? एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैंने क्या लिया है? पॉजिटिव, इसलिए मैंने लिखा आई इंटू प्लस ओमेगा। प्लस अब मुझे लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एम सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस मैन, ठीक है? ओके, तो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितनी हो जाएगी? तो इसको क्या लिख लें? m लिख लें इनटू v। ये v क्या है? v है इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब इसकी वेलोसिटी है u, और u नहीं माइनस u, क्योंकि ये क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मैंने मांगना है तो मुझे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि इस वेलोसिटी के कारण एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? क्लॉकवाइज, यानी कि वो क्या होगा? नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, वो कितनी है? माइनस यू, प्लस वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, वो कितना है? ओमेगा आर। तो ये हो गया m इंटू वी, और r परपेंडिकुलर क्या है? ये है अपना r परपेंडिकुलर, वो क्या है? रेडियस ही तो है, तो मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, यानी कि हमने अपना इक्वेशन लिख लिया। क्लियर है ये चीज? कोई प्रॉब्लम इसमें? परफेक्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा एम यू आर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, करेक्ट? परफेक्ट। तो ये आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या आई? पॉजिटिव आई। एंगुलर वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आई, इसका मतलब क्या है? कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया था वो डायरेक्शन सही है। अगर नेगेटिव आती तो हमने डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ता। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट नोट कर लीजिए या रिवाइज कर लीजिए, बस इंश्योर कीजिए कि आपको ये एप्लीकेशन समझ में आ रहा है। ऑलराइट, डन। तो अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब तरीका यही है, बट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से जो रिजल्ट आता है उसको, रिजल्ट को एनालॉजी लेकर डायरेक्ट यहां अप्लाई कर सकते थे, ठीक है? ये बिफोर कोलिजन नहीं है, यहाँ कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, ये जंप है, ठीक है? तो एनालॉजी क्या है कि एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था और इस प्लेटफॉर्म पे ये आदमी हुआ करता था, ये यू वेलोसिटी से जंप करता है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना आ जाता था? m इंटू यू रिलेटिव डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M, है कि नहीं? याद आ रहा है? ठीक है, तो वेलोसिटी आ जाती थी m इंटू यू रिलेटिव डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M।
अगर इसी चीज में हमें एनालॉजी लेके इसको रोटेशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए। ओमेगा क्या हो जाना चाहिए, I1, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, या रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, वो हमें लिखना पड़ेगा I1 इंटू ओमेगा रिलेटिव डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2, है कि नहीं? ऐसा कर सकते हैं क्या? परफेक्ट, तो इसको अप्लाई करते हैं, तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो I1 कौन है, I1 है ये है I1, ठीक है, ये I1 नहीं है, मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I1 होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है सेंटर से, r है, तो यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²। अब ओमेगा रिलेटिव निकालना है, ठीक है, तो इसकी रिलेटिव एंगुलर स्पीड कितनी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, u है, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाई r क्या दे देगा मुझे, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, है कि नहीं? रिलेटिव वेलोसिटी u है, तो रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाई r मुझे दे देगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, और फिर मैं लिखूंगा इसको mr² प्लस i। तो यहां से रिजल्ट mur अपॉन i प्लस mr² आ गया कि नहीं, आ गया, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको एनालॉजी सही से समझ में आती है तो, करेक्ट, ऑलराइट। और अपने को कोशिश यही करना है कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं यार, उन रिजल्ट्स को यूज किया जाए, हर बार उनको डिराइव नहीं किया जाए, बट ये आपकी नजर इतनी तेज होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ ये स्टैंडर्ड सिचुएशन है, इस स्टैंडर्ड सिचुएशन का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। अगर उसमें कुछ और हो रहा है, अगर कुछ डेविएशन आ रहा है स्टैंडर्ड रिजल्ट से, तो आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको समझ पाए, ठीक है, और अपने अप्रोच को उस तरीके से ट्वीक कर सकें। ऑलराइट, बट एनीवे ये क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है। आई होप कि आपको डिस्कशन समझ में आ गया होगा, ये एनालॉजी भी समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि इससे हम थोड़ा फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, डन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A circular disk of mass m and radius r is set into motion or a horizontal floor with linear speed v in the direction, in the forward direction, and angular speed omega is equal to v by r in clockwise direction as shown in the figure, ठीक है। सिचुएशन क्लियर है, सेंटर मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और एंगुलर वेलोसिटी है v by r, तो समझ में आ गया होगा कि इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है। तो हमें निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट ओ ऑफ द डिस्क। तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, बट किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हमें इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो याद कीजिए कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, अप्लाई कीजिए और फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम हम निकालते हैं ICM इंटू ओमेगा प्लस R क्रॉस MVCM, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे, और जो मुझे उसकी एंगुलर वेलोसिटी दिखेगी उस हिसाब से मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा, तो ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, प्लस मान सकते हैं कि पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है,
और उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी में भी सेम चीज लगती है। ठीक है, काफी कंसिस्टेंट है हमारा जो अप्रोच है। ओके, तो अब ये करना है तो बहुत सिंपल है। अब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैं क्या करूंगा, ICM ओमेगा प्लस MVCM आर परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन को मैं ध्यान में रखूंगा। डायरेक्शन तो पता चल जाता है आराम से, है ना, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो मैं क्या करता हूं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं, तो एंगुलर मोमेंटम जो क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो नेगेटिव। तो ICM ये क्या है, डिस्क है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना, आई एम सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mr² डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा प्लस एम VCM कितना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v, और r परपेंडिकुलर, तो ये है हमारा पॉइंट जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो ये रहा मेरा r परपेंडिकुलर। ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और वो मुझे दिख रहा है कि वो रेडियस के बराबर ही होगा, यानी कि ये हो जाएगा r। बट यहां पे हमने कंसीडर नहीं किया डायरेक्शन, डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है तो ICM ओमेगा क्या होगा, ये भी क्लॉकवाइज होगा, और MVR परपेंडिकुलर, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये है हमारा पॉइंट, तो ये इसको किस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, इसके अबाउट कैसे रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा mr²/2, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, v/r लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया MVR, तो r और r गया, तो बचेगा कितना, 3/2 MVR। क्लियर, एंगुलर मोमेंटम आ गया 3/2 MVR। तो ये क्या है, ये एक जनरल केस है जहां पे आप रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, आई एम सॉरी, एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट। ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम। बट ओमेगा इज इक्वल टू V/R का मतलब क्या है, V इज इक्वल टू ओमेगा R, यानी कि ये क्या हो रहा है यार, ये तो प्योर रोलिंग हो रही है, और प्योर रोलिंग का हमने कोई फायदा उठाया ही नहीं। अगर प्योर रोलिंग नहीं भी हो रही होती तो ये मेथड चलता, लेकिन प्योर रोलिंग हो रही है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए ना यार। तो फायदा उठाने के लिए हम क्या करेंगे, याद करो जो काइनेटिक एनर्जी के लिए किया था वही काम करेंगे, उससे लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाएगी। कैसे सिंपल हो जाएगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि ये है प्योर रोटेशन अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि इस पॉइंट O के अबाउट ये डिस्क क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है। और जब प्योर रोटेशन हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं I एक्सिस इंटू ओमेगा फॉर प्योर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, है कि नहीं। तो इसका फायदा उठाना चाहिए अपने को, तो अपने को सिंपली क्या करना है, पॉइंट O जो एक्सिस थ्रू O है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना है। तो उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल, हो जाएगा mr²/2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना, रेडियस, तो mr² ऐड कर लेते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 3/2 mr², और ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं V/R, तो ये और ये गया, तो आंसर आ गया 3/2 MVR। करेक्ट, सेम रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली आना ही है, सेम रिजल्ट ही आना है, बट ये वाले मेथड से थोड़ा आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। ठीक है, एक बार में आप लिख दोगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अगर इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं।
ऑलराइट, डन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rigid body I is equal to cmr square. m उसका मास है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है cmr square. c is some constant. Is set into motion on a rough horizontal surface with a linear speed v naught in the forward direction at time t is equal to 0 as shown in the figure. रफ फ्लोर है और उसको सिर्फ वेलोसिटी दी है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी है, ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी दी है v naught. After what time slipping finally stops and pure rolling starts? Find the linear speed of the body after it starts pure rolling on the surface. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो यहां पे दिया हुआ है कि टाइम निकालना है व्हेन फाइनली प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। ओके, स्लिपिंग स्टॉप्स एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। तो क्वेश्चन है कि प्योर रोलिंग स्टार्ट क्यों होगा? अब यहां पे तो स्लिपिंग ही होगा, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अभी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी होगी v नॉट, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v नॉट, यानी कि रिलेटिव स्लिपिंग होगी। जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है तो किस डायरेक्शन में स्लिपिंग हो रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, स्लिप कैसे कर रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन अगर पीछे के डायरेक्शन में लगेगा तो वेलोसिटी के साथ क्या होगा? वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी। और एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या होगा? ठीक है, अब फ्रिक्शन क्या है? क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क के कारण एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब अभी क्या है कि वेलोसिटी हमारे पास है। ठीक है, तो ये किसका गेम है? ये वेलोसिटी और ओमेगा आर का गेम है कि नहीं? रोलिंग किसका गेम है? वेलोसिटी और ओमेगा आर का गेम है। तो अभी वेलोसिटी क्या है? अभी वेलोसिटी हाई है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है, और ओमेगा आर है ही नहीं, और ओमेगा आर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो v घट रहा है, ओमेगा आर बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए, और जब v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, यानी कि वेलोसिटी घटेगी और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। जब एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा तो फिर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और एक बार प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई तो प्योर रोलिंग चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि उसके बाद फ्रिक्शन वर्क डन करना बंद कर देगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? स्टेशनरी, यानी कि फ्रिक्शन वर्क डन करना बंद हो जाएगा, तो फिर एनर्जी लूज करने का कोई सवाल ही नहीं है, तो फिर प्योर रोलिंग कंटिन्यू रहेगी। तो हमें क्या निकालना है? प्योर रोलिंग जब स्टार्ट हो जाए तब लीनियर स्पीड निकालना है, और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। ठीक है, अब एक इसका अप्रोच है सिंपल, काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो आप इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू एम जी। जब स्लाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन है? जब स्लिपिंग हो रही है तो कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम, यानी कि सॉरी म्यू एम जी। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस म्यू जी। करेक्ट। तो आप एक इक्वेशन लिख सकते हो किसके लिए? वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन लिख सकते हो। फिर आप क्या कह सकते हो कि जो आपका टॉर्क है वो हो जाएगा आई इंटू अल्फा, यानी कि यहां से आप क्या निकाल सकते हो? यहां से आप निकाल सकते हो अल्फा, और फिर एक टॉर्क के लिए इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, टॉर्क के लिए इक्वेशन लिख के आपने अल्फा निकाल दिया, और अल्फा निकालने के बाद आप इक्वेशन लिख सकते हो ओमेगा के लिए। ठीक है, जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा वो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसके बाद सारा कुछ टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अप्रोच है। ये कौन सा अप्रोच है? काइनेमैटिक्स का अप्रोच है। ये आप सर्टेनली यूज कर सकते हो, बट मैं इंटरेस्टेड हूं एक बेटर अप्रोच में। वो बेटर अप्रोच क्या है? वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आप बोलोगे यार फ्रिक्शन तो एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शन का टॉर्क भी है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? फ्रिक्शन तो लग रहा है ना, फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन का टॉर्क भी है, तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे बहुत स्मार्ट काम ये है कि आप लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करो। अगर ये लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो mg और n का तो कोई टॉर्क है ही नहीं। फ्रिक्शन का टॉर्क हुआ करता था, बट फ्रिक्शन कहां से पास करता है? लोअर मोस्ट पॉइंट से, यानी कि उसका टॉर्क क्या हो जाएगा? उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। यानी कि अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे क्वेश्चन एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा।
वहां पे आपको 3-4 स्टेप्स करने पड़ेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो क्वेश्चन एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? तो अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, ठीक है? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ये ऑब्जेक्ट प्योरली ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेट तो कर ही नहीं रहा है। ये ऑब्जेक्ट अभी प्योरली ट्रांसलेट कर रहा है, इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी है ही नहीं। तो क्या मानेंगे कि ये पूरा मास इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर है, यानी कि इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी नॉट इंटू आर, है कि नहीं? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? एम वी नॉट इंटू आर। फाइनली मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा, और हम कह सकते हैं कि क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ओमेगा शुड बी इक्वल टू v बाई आर। अब ये क्या है? ये है प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग का फायदा उठाएंगे हम। क्या कहेंगे कि लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा मेरे को एंगुलर मोमेंटम दे देगा, है कि नहीं? क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट के अबाउट मैं मान सकता हूं कि ये प्योर रोटेशन हो जाए। तो ये क्या है? ये एक डिस्क है, यानी कि ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। नहीं, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, सॉरी, डिस्क अज्यूम नहीं कर सकते, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट दिया हुआ है। तो ये हो गया सी एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, प्लस इसमें एम आर स्क्वायर ऐड कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है? ओमेगा। ओमेगा कितना है? ओमेगा है वी अपॉन आर, करेक्ट? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो ये आर यहां से जाएगा, ये आर यहां से चला जाएगा, ये एम यहां से चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई सी प्लस वन। आगे मेरी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है? तो v इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वन प्लस सी या सी प्लस वन। क्लियर? ठीक है, तो आपने देखा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से ये एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्या निकालना है? नेक्स्ट हमें टाइम निकालना है, ठीक है? तो टाइम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? टाइम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब जब ये स्लिपिंग हो रही थी तो फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम, यानी कि म्यू जी, और नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी किधर है? टुवर्ड्स द राइट, एक्सेलरेशन किधर है? टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं यूज कर रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कर सकता हूं कि नहीं? यहां से फाइनल वेलोसिटी कितनी? v नॉट अपॉन वन प्लस सी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। एक्सेलरेशन कितना? माइनस म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई टी। अब यहां से टी आराम से निकल जाएगा ना, यहां से टी कितना हो जाएगा? v नॉट माइनस वी नॉट अपॉन वन प्लस सी, वी नॉट इंटू वन माइनस वन प्लस सी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वी नॉट इंटू सी अपॉन सी प्लस वन, ठीक है? तो यहां से मुझे मिल जाएगा वी नॉट इंटू सी अपॉन सी प्लस वन, और इसको डिवाइड कर देंगे हम म्यू जी से, दिया जाएगा टाइम। करेक्ट? ऑलराइट, यानी कि टाइम भी हमने निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द लोअर मोस्ट पॉइंट से क्वेश्चन बहुत ही तेजी से बन सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। काइनेमैटिक्स अगर सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? इसको फटाफट चाहिए तो नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलराइट, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A uniform rod of mass m and length l can rotate freely on a smooth horizontal plane about a vertical axis hinged at point h। ठीक है, यहाँ पे ये रॉड को हिंज किया हुआ है और ये पूरा हॉरिजॉन्टल सेटअप है। A particular mass, a point mass, not particular mass, a point mass having same mass m coming with an initial speed u perpendicular to the rod strikes the rod and sticks to it
एट अ डिस्टेंस ऑफ 3l/4। तो ये रहा m, इसकी वेलोसिटी है u परपेंडिकुलर टू द रॉड, यहां पे इसको स्ट्राइक करता है और स्टिक कर जाता है। फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब भी रोटेशन के केस में कोलिजन हो रहा है तो आपको दो चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्या ये रॉड हिंज्ड है, यानी कि किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, या ये रॉड फ्री टू मूव है। ठीक है, अगर ये हिंज्ड है तो लाइफ काफी आसान हो जाती है। ठीक है, अगर ये रॉड हिंज्ड है तो लाइफ काफी आसान हो जाती है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे अबाउट द फिक्स पॉइंट। क्यों करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द फिक्स पॉइंट, क्योंकि ये हिंज फोर्स तो लगेगा ना, जब ये कोलिजन हो रहा है तो ये हिंज फोर्स लगेगा, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में लगेगा बट हिंज फोर्स लगेगा। और अगर हिंज फोर्स लगेगा तो क्योंकि इंपैक्ट हुआ है और इस इंपैक्ट के कारण ये जो हिंज फोर्स होगा ये भी इंपल्सिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये m जो है इस रॉड के ऊपर इंपल्स दे रहा है, उस इंपल्स की वजह से ये पॉइंट क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि इस इंपल्स को काउंटर बैलेंस कर रहा है ये हिंज फोर्स। तो ये हिंज फोर्स भी कैसा होगा, इंपल्सिव फोर्स होगा। और अगर हिंज फोर्स इंपल्सिव फोर्स है, यानी कि अगर किसी और पॉइंट को हम लेंगे, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट हिंज फोर्स का क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, यानी कि एक एक्सटर्नल टॉर्क होगा इस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, एक इंपल्सिव टॉर्क, इंपल्स एक्सटर्नल इंपल्सिव टॉर्क होगा इस सिस्टम के ऊपर, है कि नहीं। यानी कि क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो जाएगा होगा। लेकिन अगर हिंज ही ले लें तो हिंज फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हिंज फोर्स के कारण अगर टॉर्क जीरो हो गया मतलब कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव टॉर्क नहीं है, फिर एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। यानी कि इस सिचुएशन में एक ही ऐसा पॉइंट होगा जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, और वो कौन सा पॉइंट है, वो है वो फिक्स पॉइंट या वो हिंज्ड पॉइंट। करेक्ट। अगर वैसा नहीं है, अगर फ्री टू मूव है, तो एंगुलर मोमेंटम उस, अब तो फिक्स पॉइंट है ही नहीं कोई, और अब कैसा सिचुएशन आ जाएगा, अब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का सिचुएशन आएगा। अगर ये हिंज्ड है तो ये क्या होगा, प्योर रोटेशन। लेकिन अगर फ्री टू मूव है तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो जाएगा। उसमें हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट, सेफ पॉइंट के अबाउट, और वो सेफ पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में बेटर होता है कि आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करें। ठीक, परफेक्ट। यानी कि खुशखबरी ये है कि ये हिंज्ड है, यानी कि लाइफ थोड़ी इजी है। करेक्ट। अब ये कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद मान लेते हैं कि ये रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाती है, और ये मास भी क्या कर जा रहा है, स्टिक कर जा रहा है, तो ये पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम यू मल्टीप्लाइड बाई आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर कितना है, आर परपेंडिकुलर है 3l/4, ये हो जाएगा एम यू 3l/4। दिस इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एंगुलर आई एम सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, और सब कुछ किसके अबाउट निकालना पड़ेगा, हिंज्ड पॉइंट के अबाउट। ठीक है, अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, आई एक्सिस इंटू ओमेगा हो जाएगा ना, अगर प्योर रोटेशन हो रहा है तो। यानी कि हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो रॉड का हो जाएगा ml²/3, एंड से जा रहा है, और इस मास का कितना हो जाएगा, ये पॉइंट मास है, यानी m इंटू डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट से 3l/4, तो इसका स्क्वायर और इंटू ओमेगा। करेक्ट। अब सिंपली क्या करना है, ओमेगा निकाल देना है, तो अब ये कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। यानी कि यहां से m m और m गया, यहां से एक l और एक l गया, मतलब ये हो गया 3u/4, दिस इज इक्वल टू ओमेगा l, और ये है 1/3/9/4।
सॉरी 9/16। तो ये आ जाएगा 3, चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 3u/4 इज इक्वल टू ओमेगा एल, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 + 27। 16 + 27 कितना होता है, 43 होता है। तो 43 डिवाइडेड बाई 48, ये 4 से ये 12 गया, यानी कि ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 36u/43l, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर? ओके, तो जिस केस में कोलिजन हो रहा है, हिंज्ड है, तो हिंज पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, लाइफ सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आज, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए इन सारे टॉपिक्स पे कि ये पक्के हो जाएं। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप पीछे जाके इन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करो। ठीक है, या तो फिर से आप अपने नोट्स को रिवाइज करो, थ्योरी सेशन के नोट्स को रिवाइज करो, अगर इन चीजों में प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए